अगले दिन ध्रुव ट्रेनिंग ग्राउंड के सामने से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर ट्रेनिंग कर रहे मेंबर्स पर गई, जो उम्मीद कर रहे थे कि आखिरी कुछ दिनों की मेहनत से उन्हें एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इन लोगों के लिए ध्रुव की कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि इन लोगों में हुनर के साथ अनुशासन की भी कमी थी, जिस वजह से हर साल इन्हें ऐन वक्त पर ही ट्रेनिंग याद आती थी। वैसे तो एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए हर किसी को 18 साल के पहले ही कम से कम 0 रैंक के 8 सितारे हासिल करने होते थे, लेकिन इस नियम ने ना जाने कितने सपने तोड़ दिए थे। और ध्रुव जानता था कि मैदान में मौजूद सभी लोगों में शायद 1 या 2 ही ऐसे लोग थे जो 8 सितारे हासिल कर पाए थे, लेकिन फिर भी बाकी सब शक्तियां बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। इन लोगों का ख्याल अपने दिमाग से निकालते हुए ध्रुव ग्राउंड में चलता हुआ बगीचे के पास आ पहुंचा, जहां इरा बैठे बैठे फूलों को निहार रही थी। इरा को देखकर ध्रुव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो इरा की खूबसूरती के बारे में सोचते हुए उसकी तरफ चलने लगा, और तभी इरा ने ध्रुव की तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, ध्रुव, मैंने सुना है कि तुम 2-3 दिनों में जाने वाले हो, लेकिन तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ये सुनकर ध्रुव चलते चलते अचानक रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि वो इरा के इस सवाल का कैसे जवाब दे। तभी उसने एक बार फिर इरा की तरफ चलना शुरू किया, और फिर वो उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया। ध्रुव जानता था कि इरा उसके जाने से थोड़ी उदास थी, लेकिन इरा की उदासी महसूस कर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगलियां इरा के बालों में फेरनी शुरू कर दी। इस पर इरा ने थोड़ा शर्माते हुए पूछा, और तुमने अचानक एकेडमी ना जाने का मन क्यों बना लिया? ये सुनकर ध्रुव ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए जवाब में कहा, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, इसलिए मैंने अपना मन बदल लिया। इस पर इरा ने काम का अंदाजा लगाते हुए कहा, कहीं वो जरूरी काम लारा जयान तो नहीं है? इरा की आवाज में एक हल्की सी खींच थी, जिसकी वजह से ध्रुव के हाथ अचानक रुक गए। फिर उसने बात संभालते हुए इरा से कहा, वो वादा सबके सामने किया गया था इरा, मैं उसे छोड़कर तो नहीं भाग सकता ना। अगर मैं ऐसा भगोड़ा होता तो शायद तुम भी मुझसे नफरत कर रही होती। ध्रुव की बात सुनकर इरा ने मन ही मन सोचा, काश मैं उस लड़की को पहले ही मार देती, तो कम से कम ये बेचारा इतना परेशान तो नहीं होता। उसे थोड़े गुस्से में देख ध्रुव ने एक बार फिर बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, इरा, तुम फिक्र मत करो, एक बार ही मामला खत्म हो जाए, फिर तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। वैसे भी काम खत्म होने में ज्यादा से ज्यादा 1.5 नहीं 1 साल लगेगा, पक्का। इस पर इरा ने कुछ सोचते हुए कहा, ध्रुव, अगर तुम मेरी बात मानना चाह रहे हो तो मेरे पास एक प्लान है जिससे तुम लारा को हरा सकते हो, और वो भी बहुत जल्द। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की कभी कभी ऐसे बात करती है कि मुझे शर्म आ जाती है, कितना भरोसा है इसके अंदर। उसका चेहरा देखकर इरा समझ गई थी कि ध्रुव उसकी मदद नहीं लेने वाला था, इसलिए मुस्कुराते हुए उसने ध्रुव से कहा, मैं तुम्हारा जवाब समझ गई हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो मदद मांग लेना, और हाँ, इस मदद को एहसान बिल्कुल मत समझना। ये सुनते ही ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, फिर अचानक से हंसते हुए उसने कहा, मैं जानता हूँ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 1 साल रुक जाओ, मैं ताकतवर होकर अंबर दल से मुकाबला करने के लायक हो जाऊंगा, और फिर लारा से मुकाबला कर उसे बताऊंगा कि आखिर उसने किससे पंगा लिया है। ध्रुव का गुरूर देखते हुए इरा ने अपना सिर हिलाया, और वो उसे समझाने की एक कोशिश और करने ही वाली थी कि ध्रुव ने अचानक इरा की कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। बगीचे में एक ठंडी हवा चलने लगी, जिससे पत्ते उड़ने लगे। ध्रुव इस वक्त इरा को अपनी बाहों में भरे हुए था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दोनों कभी अलग ही नहीं होने वाले थे। ध्रुव की इस हरकत से इरा शर्म के मारे लाल हो गई थी। वो पहले तो थोड़ा झिझक रही थी, लेकिन फिर उसने भी मुस्कुराते हुए ध्रुव की बाहों में जगह बना ली। इसके बाद ध्रुव ने इरा के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, इरा, साल भर में मैं तुम्हें ढूंढते हुए एकेडमी आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। ध्रुव जानता था कि इरा की शक्तियों की वजह से उसे एकेडमी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा, इसलिए उसे इरा से कुछ वक्त के लिए बिछड़ने का गम तो था ही, लेकिन वो ये भी जानता था कि फिलहाल उसका जाना बहुत जरूरी था। ध्रुव के लिए बिछड़ना जितना मुश्किल था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल ये इरा के लिए था। उसे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन ध्रुव की बातों से उसके अंदर थोड़ी उम्मीद जागी कि दोनों के बीच की दूरी सिर्फ कुछ ही महीनों की थी। उसके बाद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए वहां से जाने का फैसला किया। वहां से निकलने के बाद ध्रुव मैसेडोरिया की सुनसान गलियों में चलते हुए सोच रहा था कि सब कुछ कितना अजीब लगने लगा था। वो जानता था सारे लोग एकेडमी के एडमिशन के लिए गए थे, जिसके लिए एकेडमी के टीचर्स मैसेडोरिया पहुंच चुके थे। ध्रुव जानता था कि आधे से ज्यादा लोग तो उन्हें देखने के लिए शहर के मुख्य द्वार पर खड़े थे। उसे ये सोचकर हंसी आई कि कैसे लोग ये सोच रहे थे कि टीचर्स को देखने भर से उनके एडमिशन की राह आसान हो जाएगी। इसके बाद वो अपना सिर हिलाते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ा। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब से हर दिन इसी समय पर ट्रेनिंग किया करेगा। वहीं दूसरी ओर रक्ष एकेडमी के टीचर्स वैसे तो मैसेडोरिया में ही रुके थे, लेकिन वो आसपास के छोटे शहरों के लड़के लड़कियों को भी एकेडमी में एडमिशन लेने का मौका देना चाहते थे, और इस वजह से उन्हें पता था कि इस बार हर बार से ज्यादा भीड़ आने वाली थी। अगले दिन जब एडमिशन के लिए टेस्ट शुरू होने वाले थे, तब ध्रुव बाकी लोगों के साथ सेंटर पहुंचा। वहां उसने देखा कि अंदर घुसने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। वहां मौजूद भीड़ को देखकर सभी दंग रह गए थे। हर तरफ लोग ही लोग थे, जिसकी वजह से वहां बहुत शोर हो रहा था। हर कोई सेंटर के अंदर घुसना चाह रहा था, लेकिन दरवाजे पर खड़े सैनिक इसका खास ध्यान रख रहे थे कि कोई अंदर ना जा सके। उस भीड़ को देखकर ध्रुव की आंखें बड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आया कि वो बाकियों को अंदर कैसे ले जाए। वैसे ध्रुव खुद इस टेस्ट का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था, लेकिन उसकी इच्छा हुई कि वो बाकियों के साथ अंदर जाकर कम से कम टेस्ट होते तो देख ही ले, क्योंकि रक्ष एकेडमी का टेस्ट कोई मामूली टेस्ट नहीं था।
इसमें हर कोई अपनी ताकत दिखाकर टीचर्स को इम्प्रेस करना चाहता था और इसी बहाने ध्रुव को अलग अलग तकनीकें देखने को मिल जाती। लेकिन इतनी भीड़ देखते हुए तो ध्रुव को यही समझ नहीं आ रहा था कि वो अंदर जाए तो जाए कैसे। तभी सानवी ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, शिरोमणि जी, आपकी ताकत तो यहाँ कमजोर पड़ गई। ध्रुव ने सानवी की बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तभी इरा ने ध्रुव से पूछा, ध्रुव, क्या तुम्हारे पास अंदर जाने का कोई प्लान है? इतने में सानवी ने इरा की तरफ देखते हुए कहा, फिक्र मत करो इरा, इस टेस्ट को जो लीड कर रही हैं वो दरअसल मेरी टीचर है। क्योंकि मैं उनकी पसंदीदा स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार मेरे पास एक प्लान है, तुम लोग सिर्फ मेरे पीछे आओ। ये कहते हुए सानवी ने अपनी गर्दन ऊपर कर ली, जैसे कि वो अपनी इस पहचान का गुरूर दिखाना चाह रही थी। उसके बाद उसने चलना शुरू किया और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। सानवी के थोड़ा आगे जाते ही ध्रुव ने इरा से कहा, मैं आज तो इससे कोई बहस नहीं करने वाला। ये सुनकर इरा मुस्कुराने लगी, क्योंकि उसे मन ही मन डर था कि कहीं ध्रुव और सानवी एक दूसरे से बहस ना करने लग जाएं। उसके बाद चलते हुए वो लोग सेंटर के पिछले दरवाजे की तरफ गए, जहां भीड़ आगे के मुकाबले बहुत कम थी, लेकिन वहां और ज्यादा सैनिक तैनात थे और अकेडमी के कुछ अफसर भी, क्योंकि ये रास्ता सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए था। तभी सानवी ने ध्रुव को कुछ समझाया और फिर खुद दरवाजे की तरफ जाने लगी। वहां अफसरों से बातचीत करके उसने अपना हरे रंग का आईडी कार्ड दिखाया, जिसके बाद एक अफसर ने सैनिक से कहा, इनके साथ जो भी है उन्हें अंदर आने दो। ये सुनते ही सानवी ने ध्रुव और बाकी लोगों को आने का इशारा किया और उन लोगों ने चलना शुरू किया। चलते चलते वो लोग जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे तो सैनिक ने पहले तो सभी को घूरते हुए देखा, उसके बाद उन्हें अंदर आने दिया। ये देखकर सानवी ने मुस्कुराते हुए अपना कार्ड उस अफसर से वापस लिया और अपना सिर उठाकर वो चलकर ध्रुव के पास आने लगी। तभी वो अफसर भी उनके साथ चलने लगा और उन्हें अंदर का रास्ता दिखाने लगा। सानवी उस अफसर के पीछे पीछे चल रही थी और बाकी सभी सानवी के पीछे थे। वो लोग जैसे ही अंदर जाने लगे तो उन्हें अचानक सूखे खून की बदबू आई। उन्होंने देखा कि उस रास्ते में बहुत से योद्धा खड़े हुए थे, जो शायद कुछ वक्त पहले ही किसी लड़ाई का हिस्सा बने थे और इस वजह से उनके शरीर से पसीने और सूखे खून की बदबू आ रही थी। इस बदबू के चलते सभी लोगों ने कुछ पल के लिए अपनी सांसें रोकना सही समझा। फिर जैसे ही वो लोग उस जगह को पार कर रहे थे, तभी ध्रुव ने योद्धाओं को देखकर मन ही मन सोचा, असली जंग तो ये लोग लड़ते हैं, कितने खुशनसीब हैं ये लोग। वैसे तो रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन बदबू की वजह से वो बहुत लंबा लग रहा था। आखिरकार वो लोग जैसे ही उस बदबूदार इलाके से आगे आ गए, सानवी ने तुरंत उस अफसर की तरफ देखते हुए सवाल किया, आप भी कमाल करते हैं, आपको यही एक रास्ता मिला था हमें अंदर लाने के लिए? ये सुनकर उस अफसर ने हंसते हुए कहा, आखिर मैं भी क्या करता, मैडम जुबैदा का यही आदेश था कि कोई भी पिछले दरवाजे से आएगा उसे इसी बदबूदार रास्ते से लाया जाए। इसे तुम एक छोटा सा टेस्ट ही समझ लो, इसमें तुम सभी पास हो गए हो। तुम लोग शायद जानते नहीं हो, लेकिन इन सभी योद्धाओं ने घंटों तक एक लाश को गले लगाया हुआ था, इसलिए ये इतने बदबूदार हैं। अगर कोई अंदर आने के लिए गंभीर नहीं होता तो वो आधे रास्ते ही वापस लौट जाता। ये कहकर उस अफसर ने सानवी के साथ आए सभी लोगों को एक नजर देखा। फिर जैसे ही उसकी नजर ध्रुव और इरा के चमकते चेहरों पर पड़ी, अफसर ने कहा, लगता है इस बार मैडम जुबैदा को काफी अच्छे लोग मिलने वाले हैं। उसके बाद सानवी ने मुस्कुराते हुए उस अफसर को अलविदा कहा और बाकियों के साथ अंदर जाने लगी। वो अफसर भी उन्हें अलविदा कहकर वापस दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। इस वक्त शौर्य दल की युवा पीढ़ी सेंटर के अंदर जा रही थी। फिर जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो उन्हें अचानक एक बड़ा सा हरे रंग का शामियाना दिखाई दिया। उस शामियाने के पास उन्हें सैकड़ों लोग दिखाई दे रहे थे। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो लोग टेस्ट पार कर चुके थे। तभी सानवी को एक लड़की ने हंसते हुए पुकारा, सानवी कैसी हो तुम? बाप रे, कितनी मोटी हो गई हो तुम। ये कहते हुए वो लड़की भागते हुए सानवी के पास आई और उससे गले मिलने लगी। सानवी भी उसे देखकर बहुत खुश हुई और उसने कहा, हट पगली, मैं और मोटी, तूने खुद को देखा है? क्या तू अब भैंस बनने की तकनीक सीख रही है? इतना कहकर सानवी को जैसे कुछ याद आया और उसने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। फिर सानवी ने उस लड़की की ओर इशारा करते हुए सभी से कहा, ये है मेरी सबसे अच्छी दोस्त मुस्कान, हम दोनों अकेडमी में हर वक्त साथ ही रहते हैं। वैसे ये 4 सितारों वाली एकलव्य है। ये सुनकर सभी का ध्यान उस लाल रंग की ड्रेस पहनी लड़की पर गया। वो इस वक्त सभी को देखकर मुस्कुरा रही थी और ध्रुव ने ध्यान दिया कि जो लड़के टेस्ट पास कर चुके थे वो इस वक्त सानवी और मुस्कान की तरफ ही देख रहे थे। ध्रुव अच्छी तरह से जानता था कि उसके मन में कैसे ख्याल आ रहे होंगे। वहीं दोनों लड़कियों को देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि उन दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। फिर सानवी ने दल वालों की अपनी दोस्त से पहचान कराते हुए कहा, और मुस्कान, ये है हमारे दल की युवा पीढ़ी। ये है इरा, कितनी खूबसूरत है ना ये, लेकिन इसकी शक्ल पे मत जाना। इस भोली सी दिखने वाली लड़की ने कुछ वक्त पहले एक हकीम को बीच बाजार बेइज्जत किया था। और यह है काव्या, ये भी हमारी दल की खूबसूरत लड़कियों में आती है। और सनी को तो तुम जानती ही हो, मेरा छोटा भाई, जो बिल्कुल मेरी तरह नहीं है। और ये है ध्रुव। की बारी आने पर सानवी ने मुस्कान के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, यह है ध्रुव, वही लड़का जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। सानवी की बातें सुनकर और अपने सामने इरा और काव्या को देखकर मुस्कान ने हैरान होते हुए कहा, सच में तुम्हारे दल की लड़कियां कितनी खूबसूरत है। मैं इंतजार नहीं कर सकती कि ये लोग कब अकेडमी आए और वहां के लड़के इन्हें देखकर लट्टू हो जाएं। ये कहकर उसने लड़कों की तरफ देखना शुरू किया। ध्रुव के चेहरे की चमक देखकर जैसे मुस्कान को अचानक से सानवी की बातें याद आ गईं और उसने चौंकते हुए सानवी से पूछा, ये ध्रुव कहीं वही ध्रुव तो नहीं है जो 3 सितारों पर अटका हुआ था? वैसे ये दिखता तो काफी अच्छा है। लेकिन मुस्कान की ये बात सभी ने सुन ली थी, जिस वजह से सानवी ने शर्माते हुए ध्रुव से कहा, मैं तुम्हारे बारे में किसी से कुछ नहीं कहती थी।
वो तो मुस्कान ने ना जाने कहां से ये बातें सुन ली, या शायद सोते हुए मैंने नींद में कुछ बड़बड़ाया हो। ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत मुस्कुराते हुए सानवी को जवाब दिया, तो क्या इसका मतलब अब तुम सोते वक्त भी मेरे बारे में ही सोच रही होती हो? आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया? मतलब हाँ, मुझे वो पुरानी बात तो याद आ रही है जब मैंने। इतने में सानवी ने थोड़ी खींच के साथ उसे टोकते हुए कहा, चुप रहो तुम, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा, लेकिन सानवी की दोस्त मुस्कान ने उससे पूछा, जब तुमने क्या, कहीं तुम्हारे और सानवी के बीच कुछ हुआ तो नहीं? ये सुनते ही सानवी ने गुस्से में मुस्कान से कहा, मुस्कान तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये मेरा कजिन है। अच्छा वैसे ये सब बातें छोड़ो, इन लोगों को टेस्ट के लिए तैयार होना है। ये सुनकर मुस्कान ने जवाब में सानवी से कहा, ठीक है तुम सब मेरे पीछे आओ।